आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक। एकॉस्टिक्स क्या होती हैं, हम लोग डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेस इज़ कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। हमारी बहुत सी सरफेसेस जैसे कि कारपेट की सरफेस होती है या फोम की सरफेस होती है, वो सॉफ्ट भी होती है और पोरस पोरस मीन्स उसमें छोटे छोटे से सुराख भी मौजूद होते हैं। इस तरह की सरफेसेस जो होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि कारपेटेड रूम में अगर हम लोग बोलें ज़ोर से तो हमारी आवाज़ जो है वो कारपेट जो है वो यूजुअली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें कारपेटेड रूम में अक्सर जो है वो ऊंची आवाज़ के साथ बोलना पड़ता है क्योंकि मोस्टली आवाज़ वहाँ पे अब्जॉर्ब होती है। तो जो टेक्निक या तरीका हम लोग साउंड को यानी शोर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से कि ऐसी सर्फेसेस हम इस्तेमाल करें कि वो सर्फेसेस साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, तो उस मेथड को हम लोग एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है यहाँ पर, उसमें सारी यही बातें बताई गई हैं। जो करने वाली यहाँ पर बात है वो है, यहाँ पे गिवन है रिवर्बरेशंस की डेफिनेशन, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दी हुई है। रिवर्बरेशंस की डेफिनेशन इसमें से आपने करनी है। इसके ऊपर जो बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं वही तमाम बातें मैंशनड है, लेकिन सबसे पहले अब ये अंडरलाइन आप ऐसे ही कर लेंगे रिवर्बरेशन की डेफिनेशन को, और इसको मैं आपको समझा भी देती हूँ कि रिवर्बरेशंस क्या होती हैं। व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स, हम लोग जब आवाज़ निकालते हैं तो वो जाके पूरे कमरे की हर चीज़ के साथ टकराती है। तो जब आवाज़ जो है वो टकराती है दीवारों के साथ, सीलिंग, छत के साथ एंड फ्लोर और फर्श के साथ ऑफ अ रूम, किसी भी रूम के, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर टू रिफ्लेक्टिव। तो ये जो तमाम सर्फेसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाली होती हैं। एंड द साउंड बिकम्स ग्रैबल्ड। तो क्या होता है, क्योंकि हर तरफ से ही अब रिफ्लेक्शन करके आ रही होती है आवाज़, तो साउंड क्या होती है, ग्रैबल्ड हो जाती है, गुडमुड हो जाती है, एक दूसरे के अंदर समटाइम्स मिक्स भी हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रिवर्बरेशंस। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यानी एट अ टाइम बहुत सी सर्फेसिस से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से ये होता है, जिसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में से जो करने वाली याद बात है वो रिवर्बरेशन की डेफिनेशन है। रिवर्बरेशंस की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेने के बाद नीचे जहाँ पर आपको ये डायग्राम्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग अक्सर जो है वो रूम्स की या बड़े बड़े हॉल्स की, जहाँ पे हम लोगों ने बात करनी होती है या आवाज़ जनरेट करनी होती है, उसकी सीलिंग्स को किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि हमारी जो साउंड है वो ग्रैबल ना हो, स्मूथ रहे, उसका रिफ्लेक्शन स्मूथ रहे और सब तक बराबर और इक्वल आवाज़ पहुँचे। देखें, जनरली आमतौर पर सीलिंग ऑफ द लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर्स हॉल्स आर कर्व्ड। हम लोगों ने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे बड़े बड़े हॉल्स की जो सरफेसेस होती हैं, जो पीछे वाली दीवारें होती हैं, वो यूजुअली यू शेप्ड में होती हैं, कर्व्ड होती हैं, या मस्जिद वगैरह के जो गुंबद होते हैं, जो छत होती है ना मस्जिद की, वो यूजुअली गुंबद शेप में होती है, कर्व्ड शेप में होती है। इसका रीज़न क्या होता है? So that after reflection they may reach all the corners of the hall। इसका मकसद ये होता है कि जब उस राउंड या कर्व्ड सरफेस के साथ जाके आवाज़ टकराए तो वो कर्व्ड होने के बाद, कर्व्ड सरफेस से टकराने के बाद रूम के हर हिस्से में बराबर तौर पर रिफ्लेक्ट होकर पहुँचे। Sometimes curved sound boards are placed behind the stage so that sound after reflection disturb a way across the wall। अक्सर हम लोग स्टेज के पीछे या किसी भी बड़े रूम के पीछे कर्व्ड किस्म के कार्डबोर्ड्स रख देते हैं ताकि जो हमारी साउंड है वो बहुत स्मूथ किस्म की रिफ्लेक्शन को शो करे। अब साउंड की जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी गई है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है और जो साउंड है वो आ रही है और टकरा रही है, और टकराने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट यूँ
सीधी सीधी रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, और जब ये टकराएगी तो किसी एक पॉइंट पर जो है ये मिक्स हो जाएगी ताकि ये लाउड अपने आप को प्रोड्यूस करे और हम सब लोगों को लाउड साउंड जो है वो सुनाई दे। तो आपने इसमें ये डायग्राम करनी है और ये ऊपर वाला पैराग्राफ करना है। इसके बाद जो है हम लोगों ने जाना है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पे। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का जो टॉपिक है इसमें कुछ पुरानी ही चीज़ें रिवाइज़ की गई हैं, जिसमें उसने कहा है वी नो दैट द साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें ये पता है कि आवाज़ हमेशा वाइब्रेट करती हुई बॉडी प्रोड्यूस करती है। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 20,000 हर्ट्ज़। एक नॉर्मल हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ को 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान सुन सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, आ ह्यूमन ईयर नीदर हेयर्स अ साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़। हमारा जो इंसानी कान है वो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। नोर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर दैन 20,000 हर्ट्ज़, और ना ही वो आवाज़ सुन सकता है जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सुनने की सलाहियत होती है। इट आल्सो डिक्रीजेज़ विद द एज, ये उम्र के साथ साथ कम भी हो जाती है। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड्स ऑफ 20 हर्ट्ज़। छोटे छोटे बच्चे जो है वो 20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ सुन सकते हैं। बट ओल्ड पीपल, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं, कैन नॉट हेयर साउंड्स इवन अबव 15,000 हर्ट्ज़। उन्हें 15,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा ऊपर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनको, क्योंकि उनकी सुनने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच आ ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उस रेंज को हम लोग ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज यानी सुनाई देने वाली आवाज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड को किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है, सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में उसने लिखा साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर दैन 20 हर्ट्ज़। जो आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज़ विच आर इनऑडिबल, जो कि नहीं सुनाई देती टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर, एक आम इंसान के कान को, आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है जी। और अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव भी उसको कहा जाता है। ये हो गया हमारा अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स की डेफिनेशन। लेकिन उससे पहले ये बताती जाऊँ कि ये जो आपको सामने पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इस पैराग्राफ को आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसको भी, ये जो यहाँ पे पायलट वाला है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना। और इसके ऊपर ये जो बैट्स हैं ना, ये किस तरह चलते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि बैट्स जो हैं वो साउंड की रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए मूव करते हैं। ये 3 पैराग्राफ आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है जी। अल्ट्रासाउंड के बारे में बता रही हूँ कि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा ऊपर की जो आवाज़ होती है उसे अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा तो इसमें मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि इसके यूजेस में से कोई से 2 छोटे वाले और कोई से 2 लॉन्ग यूजेस लेकर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करके लिख लीजिएगा। अब इसके यूजेस को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला यूज़ अल्ट्रासाउंड का क्या है या अल्ट्रासोनिक का क्या है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी दैन द ऑडिबल साउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आम ऑडिबल यानी जो इंसानी कान को सुनाई देती है उस रेंज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इसमें एनर्जी कैरी करने की कैपेबिलिटी होती है। Therefore, ताहम according to the wave equation V is equal to F lambda, the wavelength of ultrasonic is very small and very useful for detecting very small objects। चूँकि ये
अब अल्ट्रासाउंड्स होती हैं तो बड़ी ही तेज़ी के साथ मूव करती हैं, और ये जिस तरह से मूव करती हैं ना, ये फिर ऐसे मूव करती हैं, किसी भी छोटी सी चीज़ पे मूव करके चली जाती हैं, और इनमें बड़ी ज़्यादा एनर्जी भी होती है और पावर भी होती है। ठीक है, तो ये तो इसका पहला अल्ट्रासाउंड का यूज़ हो गया कि ये डिटेक्शन बहुत अच्छा करती है। अब डिटेक्शन किस चीज़ की करती है हम आगे देखते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। अब मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि जिस किसी भी जगह पर छोटे से छोटा सा भी डिफेक्ट आ जाए तो उस पर हम लोग अल्ट्रासाउंड्स को गिराते हैं। अब अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं, ये बड़ी तेज़ी से जाकर वहाँ पे गिरती हैं और किसी भी छोटी सी चीज़ के अंदर जाके घुस जाती हैं। अब वहाँ से जितनी साउंड रिफ्लेक्ट होकर, लाइक अगर एक सरफेस है वो टूटी हुई सरफेस है, अब वहाँ के ऊपर जाकर अल्ट्रासाउंड्स गिर गई हैं, और अल्ट्रासाउंड्स जिस जगह पर से गिर के रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई हैं, मतलब वो तो सही सलामत है, लेकिन अगर उसके दरमियान में से कोई एरिया टूटा होगा तो अल्ट्रासाउंड उसके अंदर से गुजर जाएगी, वहाँ से टकरा कर वापस नहीं आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डिफेक्ट कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं पे क्लॉटिंग हो जाए, या कहीं पे कोई मसला हो जाए, कोई बोन टूट जाए, या कहीं पे खून जमा हुआ हो, तो हम ऊपर से अल्ट्रासाउंड गिराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाता है कि बॉडी में किस जगह पर क्लॉटिंग है या कोई डिफेक्ट मौजूद है। नेक्स्ट थर्ड वन, इन मेडिकल की फील्ड में यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म की एलिमेंट बीमारी को कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए और उनका पता चलाने के लिए, डायग्नोज का मतलब पता चलाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमीटर के थ्रू एंटर करवाया जाता है। ट्रांसमीटर वो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको कहा जाता है। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। ये डिफरेंट तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जाके टकराती हैं और वहाँ से ये टर्न करती हैं। टिश्यूज़ और ट्यूमर्स टिश्यू से भी टकरा कर वापस आती हैं, और अगर बॉडी में कोई ट्यूमर बना हो तो उससे भी जाकर टकराती हैं और वापस आती हैं। द रिफ्लेक्टिव वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव वापस आती हैं, ये वापस आकर स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बना देती हैं ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन्स का, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स का, ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन। सच एन इमेज हेल्प इन डिटेक्टिंग दी डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स। तो इस तरह के जो इमेज हैं वो इन ऑर्गन्स में अगर किसी किस्म का कोई डिफेक्ट हो तो उसका पता चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, powerful ultrasound is now being used to remove blood clots from the arteries। अब चूँकि ये जो अल्ट्रासाउंड होती है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, अगर ये किसी ब्लड क्लॉट के साथ जाकर टकराएगी तो एनर्जी जो है वो इसको आगे की तरफ भी मूव करवाएगी, चूँकि ये पार्टिकल को वाइब्रेट कराती है। इसी तरह से बॉडी के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड्स को भेज दिया जाए तो ये डिफरेंट ब्लड क्लॉट्स जो अपनी जगह पर जमे होते हैं इनको मूव कराती है, वाइब्रेट करा के या तो ख़त्म कर देती है या अपनी जगह से हटा देती है जहाँ पे ये ब्लॉकेज का बायस बने होते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस। अभी हमारे गले के अंदर जो थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है तो बड़े बड़े ग्लैंड्स यानी बड़े बड़े जो गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, जम जाती हैं एक जगह पर, तो अल्ट्रासाउंड जो है वो उनकी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, या तो उनको तोड़ देता है या उनको वाइब्रेट कराकर ख़त्म करता है या अपनी जगह से हटाता है, और इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर। पानी के बिल्कुल नीचे वाली सतह से भी ये लोकेशन का पता जो है वो देने में हमें मदद करता है। अंडर वाटर डेप्थ्स, कोई बहुत गहरा समंदर है तो उसकी गहराई भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। और इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, और ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का भी पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर, जो कि हमारे समंदर के फ़र्श के ऊपर पड़ी हुई होती हैं।
दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार। इसको हम सोनार भी कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इस जिसका एब्रीवेशन है सोनार, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। इसमें होता क्या है, द साउंड वेव आर सेंट फ्रॉम आर ट्रांसमीटर एंड आर रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड। इसमें ट्रांसमीटर के थ्रू साउंड वेव को एंटर कराया जाता है पानी की सरफेस से, वो जाके ओशन के फ्लोर पे टकराती है और ओशन के फ्लोर से टकराकर वापस आ जाती है और रिसीवर इस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव कर लेता है। द टाइम लैप्स इज़ कैलकुलेटेड। साउंड वेव के जाने और वापस आने का जितना टाइम लैप्स होता है, टाइम का लम्हा होता है, उसे कैलकुलेट किया जाता है। नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, और हमें ये पता है ऑलरेडी कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या है, तो हम वो फार्मूला अप्लाई करके जो डेप्थ है तो वो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओशन सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड। इसलिए इस तरह से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना गहरा है तकरीबन ये ओशन। नेक्स्ट यूज़ ये गिवन है नेक्स्ट यूज़। सोनार रेंजिंग इज़ आल्सो यूज टू सी द शेप एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सोनार रेंजिंग जो है वो किसी भी चीज़ का शेप और उसका साइज़ भी हमें बता देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, क्रैक्स अपेयर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ हाई स्पीड हैवी मशीन्स एंड टर्बाइन इंजन ऑफ शिप्स एंड एयरप्लेन्स। ये जो हमारे बड़े बड़े सी मशीन्स ऑपरेट हो रही होती हैं फैक्ट्रीज़ में, तो उनमें अगर कहीं छोटा सा भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, बड़े बड़े एयरप्लेन्स में, बड़ी बड़े टर्बाइंस या मशीनरीज़ में, तो इतने बड़े लेवल पर जब कोई मशीन ऑपरेट हो रही हो, उस पर बिल्कुल छोटा सा डिफेक्ट जो है उसे फाइंड करना चूँकि बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें भी सोनार रेंजिंग की टेक्निक जो है वो बहुत हमें हेल्प करती है। दीज क्रैक्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे क्रैक्स जो हैं वो यूजुअली हमें बाहर से नज़र नहीं आते, बट दे कैन बी वेरी डेंजरस, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। सच क्रैक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक्स। इस किस्म के क्रैक्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड जो हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं। अ पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज़ मेड टू पास थ्रू दी डिफेक्टिव पार्ट्स। चूँकि जो अल्ट्रासोनिक्स होती हैं, इनकी जो वेव्स हैं उनको बीम्स कहा गया है। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए ये बहुत पावरफुल भी होती हैं। इनको उन पार्ट्स में से गुजारा जाता है जहाँ पर डिफेक्ट होता है। वाइल पासिंग, गुजरते हुए, दीज वेव्स, ये वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द सर्फेसिस, ये उन सर्फेसिस से रिफ्लेक्ट होती हैं ऑफ द क्रैक्स एंड फ्लॉज, जहाँ पे क्रैक या फिर फ्लॉ कोई मसला क्रिएट हुआ है। द कंपैरिजन ऑफ द ultrasonic waves reflected from the cracks and from the surfaces of these parts can give clue of the एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रैक। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह पे किस किस्म का हमें क्रैक जो है उसकी एग्जिस्टेंस मिली है। क्लू भी एक अंदाज़ा लगाना होता है। नेक्स्ट, जेम्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो बैक्टीरिया या जर्म्स हमारे पानी में पाए जाते हैं उन्हें भी अल्ट्रासाउंड की मदद से किल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। ये जब उन पे जाके गिरती हैं तो वो बैक्टीरिया वगैरह छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उनको वाइब्रेट कराती हैं और वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसके बाद ना ये एक्सरसाइज है, काइंडली इसके MCQs को भी आप लोगों ने मार्क कर लेना है। फर्स्ट A आंसर, सेकंड A आंसर, थर्ड B आंसर, फोर्थ C आंसर, फिफ्थ D आंसर, सिक्स वाले का जो आंसर है वो B है, 7 वाले का जो आंसर है वो C है। ये MCQ मार्क कर लें।